दोस्तों, आज के वर्तमान समय मोबाइल फ़ोन एक ऐसी ज़रूरत बन गई है कि हर इंसान के लिए, जो भी बड़े लोग कार्य करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई। फ़ोन नंबर्स बहुत हैं, कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स हो गए, उनसे उनके कारोबार को करने में बहुत सारी मदद मिलती है। लेकिन इसी बहाने के चलते जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी मोबाइल फ़ोन की ऐसी लत लग गई है कि छोटे बच्चे भी दिन भर उस उँगली को मोबाइल पर ऐसे ही करते रहते हैं और ना जाने क्या-क्या चीज़ देखते हैं। दोस्तों, एक परिवार में 2 लड़के होते हैं और दोनों लड़कों को मोबाइल फ़ोन देखने की बहुत ही गंदी आदत लग गई थी और ये दोनों जने अक्सर उस मोबाइल फ़ोन में चल रही वीडियोज़ को अकेले यानी कि छुप-छुप कर देखा करते थे। और जिस प्रकार से उन लोगों ने उन मोबाइल फ़ोन को देखना शुरू किया, उनके शरीर में कुछ ऐसी लत लग जाती है। दोस्तों, ये दोनों जने अपनी सगी बहन के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बारे में शायद कोई भी यदि सोचे ना तो उसके भी हाथ पैर कांप जाएं। दरअसल ये दोनों जने उन गंदी वीडियोज़ को उस मोबाइल में देखा करते और फिर ऐसा ही वो अपने घर में भी देखा करते अपनी अम्मी अब्बू के साथ, और फिर उनके दिमागों की हालत बदलती है और वो अपने घर में ही अपनी छोटी बहन के साथ वो सब कर बैठते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, क्या था ये पूरा मामला, कैसे उन दोनों लड़कों ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, आज हम एक एक बात को जानेंगे और आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद ही अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन चलाने दें। दोस्तों, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कानपुर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, कानपुर की यतीम खाने में एक जो लड़की है, वह लड़की रात को अंधेरे में कहीं जा रही होती है, अचानक से उसका पैर फिसलता है और वह धड़ाम से गिरती है। उसको मालूम चलता है कि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी कोई लड़की गिरी पड़ी है। अब वो लड़की कौन है, वह जैसे तैसे शोर मचाती है, खड़ी होकर लाइट जलाती है तो वह देखकर हैरान रह गई कि यहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 14 साल है, उसने अपने हाथ की नस काट दी है। और दोस्तों, ये लड़की अपनी जान देने की कोशिश, यहाँ पर वह देखती है कि एक लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश करी है और कुछ उसने ऐसा दर्दनाक कदम उठाया है जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून फैल गया है। अब तो जो वहाँ उस यतीम खाने के जो पहरेदार वगैरह हैं, जो महिला हैं, गार्ड वगैरह हैं, वो सब आते हैं, उस लड़की को जैसे तैसे वहाँ से उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वो हॉस्पिटल में जाने के बाद उस लड़की की जान तो बचा ली जाती है, लड़की तो अब सुरक्षित है। लेकिन जब उससे बार बार पूछा जा रहा है कि तुम ये जो खौफनाक कदम है इसको क्यों उठाती हो, तो यहाँ पर वह लड़की किसी को कुछ भी नहीं बताती है। सभी लोग पूछ रहे हैं लेकिन वह लड़की ना जाने क्यों किस भय से चुपचाप है। अब तो वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और जब एसएचओ साहब उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी, आखिर तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, कोई तो बात रही होगी जिसकी वजह से तुम इतने बड़े खौफनाक कदम को उठाती हो, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उनको बता दो। लेकिन अब पुलिस वाले को देखकर वह लड़की मतलब कि टूट जाती है और अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल बैठती है। वह इतनी बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगती है। वह जो उन एसएचओ साहब को अपनी बीती सारी कहानी बताती है। अब तो उस कहानी को सुनने के बाद जो एसएचओ साहब खुद उनसे कहते हैं कि बेटी, ये कहानी तुमने मुझे तो बता दी, लेकिन आज के बाद इस कहानी को किसी को मत बताना, मैं इसके बारे में उचित कार्रवाई करता हूँ। और इतना भरोसा दिलाकर एसएचओ साहब अब तो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो जो लड़की है दोबारा से उसी यतीम खाने में आ जाती है। दोस्तों, यतीम खाना अनाथालय को बोलते हैं और वहाँ पर जब वह लड़की रहने लगती है, उस लड़की को देखने आया करता है एक व्यक्ति। वह व्यक्ति कौन है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल ये जो लड़की है ना, ये लड़की जब छोटी छोटी थी यानी कि 5-6 साल की थी, उसी समय इन लड़कियों की जो माता हैं उनकी गंभीर बीमारी के कारण मौत हो जाती है। दरअसल ये लड़कियाँ रहने वाली बांदा जिले की होती हैं और जब इनका पिता इन तीनों लड़कियों की देखभाल करने में असमर्थ होता है तो वह अपनी तीनों बेटियों को अपनी नानी के पास छोड़कर आता है, उन बच्चों की नानी के पास छोड़कर आता है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो नानी भी इन तीनों बच्चों की देखरेख नहीं कर पाती है। यहाँ पर वह पिता जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके जो भी पैसे कमाता, उन पैसों को उन बच्ची की परवरिश के लिए अपनी सास के पास तो भेज दिया करता। लेकिन वह सास काफ़ी ज़्यादा परेशान और दुखी हो गई थी और वह कहने लगती कि एक काम करो मेहमान,
इन लड़कियों की उससे देखभाल नहीं की जाती। एक काम करो, इन लड़कियों को अनाथालय छोड़ दो। अनाथालय में कम से कम ये दोनों समय ढंग से खा पी तो लेंगी, इनकी अच्छे से परवरिश हो जाएगी। सभी परिवारों की रजामंदी के अनुसार अब तो उन तीनों बच्चियों को पहुंचा दिया जाता है यतीम खाने में, और वहाँ पर वो तीनों लड़कियां आराम से रह भी रही होती हैं। एक दिन फैज़ो शहनाज अपने पति महबूब खान के साथ वहाँ पहुँचती है और वहाँ अनाथालय में कहने लगती है कि हमको एक बच्ची की ज़रूरत है। और दोस्तों, यहाँ इस अनाथालय से उनमें से एक लड़की को, यानी कि जो करीब 6.5 साल की है, उस लड़की को अपने साथ वो ले जाते हैं और यहाँ पर अपने घर में रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ उस लड़की का अच्छा सा एडमिशन कराया गया, उसके अच्छे कपड़े वगैरह लाए गए, यानी कि उन्होंने बहुत नेक कदम उठाया था कि किसी यतीम को एक घर में पनाह दी। बहुत अच्छा काम है ये, इससे अच्छा काम कोई भी नहीं हो सकता। वो यानी कि पति पत्नी अपने बेटों को एक सलाह देते हैं कि भाई ये जो बच्ची है ना, ये तुम्हारी अपनी बहन है, इसको हमेशा अपनी बहन बना कर रखना, क्योंकि ऐसा रखना ज़रूरी है। अब इन बातों को वो कह तो देते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कों को मतलब कि इतनी गंदी आदत थी मोबाइल फ़ोन देखने की। यहाँ पर जो छोटा लड़का है ना, वह इतना स्मार्ट है, उसको मोबाइल फ़ोन चलाना, बंद करना, वो गलत प्रकार की साइटें खोलना, सब कुछ आता है। और यहाँ पर बड़ा भाई भी उससे कहता है कि यार तू देखता है तो मुझे भी दिखाया कर। और वो दोनों यानी कि अपने उस कमरे में जाने के बाद इसी प्रकार के उन गंदी वीडियोज़ को देखा करते। और फिर एक दिन तो हद हो गई जब उन्होंने अपनी अम्मी और अब्बू को भी इसी हालत में देख लिया। अब तो उनके दिमाग में ये फितूर जग गया कि हाँ ज़रूर इसमें कोई ना कोई बड़ा आनंद होगा। और फिर तो धीरे धीरे समय बढ़ता है, और उसी समय बढ़ने के अंतराल में यानी कि जब वो लोग उस जवानी की दहलीज में कदम रख चुके होते हैं, वो अपनी उस छोटी लड़की बहन जो है, उस लड़की को अपने कमरे में बुलाते हैं और फिर इसके साथ वही प्रक्रिया को अंजाम देते हैं जैसा कि वो देखा करते थे। दोस्तों, इस प्रक्रिया को शायद उन्होंने किया तो सही, लेकिन ये जो शुरुआत थी और इस प्रक्रिया के दौरान वह लड़की खूब चीखी चिल्लाई, उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करी। उस समय इस लड़की की उम्र करीब 11-12 साल रही होगी। ये बड़े ही मतलब कि खौफनाक तरीके से इस लड़की के साथ इस कदम को उठाते हुए लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान होने के बावजूद भी वह चुपचाप सारे दर्द को सह जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों भाई उस बच्ची के साथ 2 साल तक यानी कि 2017 से 2019 तक इसी पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते रहे। दोस्तों, जब इस बच्ची ने अपने माता पिता यानी कि अम्मी और अब्बू को यह पूरी जानकारी देने की कोशिश करी, तो इनके जो अम्मी अब्बू भी इनसे कहते हैं कि बेटी तुमने हमको तो बता दिया, लेकिन बाहर किसी के सामने इन बातों को मत कहना, वरना हमारी बहुत बुरी बदनामी होगी। अब कहीं ना कहीं वे लड़की उस घर परिवार की बात को सोचकर चुपचाप रह जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है। वह स्कूल तो जाती है, एक दिन उसके दिमाग में विचार आता है कि वह अपने स्कूल की शिक्षिका को बताएगी तो शायद उसकी जान बच जाए, क्योंकि वह प्रकरण तो उसके साथ चल ही रहा था। अब जैसे ही वह अपनी शिक्षिका को उस पूरी कहानी को बताती है, शिक्षिका यह सब सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से उस लड़की के पेरेंट्स को बुलाती है स्कूल में, और स्कूल में उनको बताती है कि तुम्हारे जो परिवार में इतना बुरा काम हो रहा है, तुम अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं हो। अब तो वो जो अम्मी अब्बू यानी कि शहनाज बेगम और महबूब खान उस बच्ची को उस स्कूल से लेकर जाते हैं अपने घर, और यहाँ पर वो स्कूल से उस लड़की का नाम भी कटवा देते हैं और मैडम को से कहकर जाते हैं कि मैडम इस बात को कहीं बाहर मत कहना, वरना हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, और आप चुप रहिए, जो भी होता है उसको होने दीजिए। दोस्तों, अब तो वो जिस प्रकार से उस लड़की को घर लेकर आते हैं, उस लड़की को अब धमकी देने लगने की ऐसा है, यदि तुमने इन बातों को किसी और से कहा ना तो हम तुझे दोबारा से अनाथालय में छोड़ आएंगे। अब इस बात के डर से वह लड़की कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान और उसी घर में रह तो रही है, लेकिन दोनों उन भाइयों के साथ जो भाई इस बुरे काम को उनके साथ करते हैं उनको चुपचाप सहने लगती है। उसको डर होता है कि यार कहीं ना कहीं उनसे जैसे तैसे घर भी मिला है, कहीं ये घर और घर का सुकून भी उससे छिन ना जाए। बस चुपचाप वह इस पूरी प्रक्रिया को सह रही होती है। यानी कि उसने माता पिता से कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उसने शिक्षिका से कहा, उसने कुछ नहीं किया, वो चुप हो गई कि भाई पता नहीं अब आगे क्या होगा। लेकिन दोस्तों,
वो जो अम्मी और अब्बू है ना, वो इस पूरी प्रक्रिया में अब एक अहम कदम उठाने का निर्णय ले चुके होते हैं कि वो उस लड़की को अब वापस फिर से उस यतीम खाने में छोड़ के आने का निर्णय कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वह जो शहनाज बेगम है वह उस लड़की को लेकर जाती यतीम खाने, और वहाँ जाने के बाद बताती कि उनके जो शौहर हैं उनकी दर्दनाक मौत हो गई है और वो 3 बच्चों का किस प्रकार से ख्याल रख पाएंगी, उससे यह सब नहीं होगा। इसीलिए अब तो इस जो बच्ची को वापस उस यतीम खाने में रख लो, और उस लड़की को वहीं उस यतीम खाने में छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों जिस प्रकार से वह लड़की दोबारा से अनाथालय में आ गई, बड़ अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तो उसके दिमाग पर कुछ इस प्रकार का डिप्रेशन जैसा असर आने लगा। वह परेशान हो गई कि आखिर वह अपनी कहानी किससे कहे, शायद कोई तो हो जो उसकी इन बातों को सुन ले। वह सोचती है लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती है। वो अक्सर देखा करती है कि यहाँ पर एक आदमी आता है, वह उसके बारे में सारी जानकारी जुटाता है, लेकिन वह उससे कुछ कहता नहीं है क्योंकि अनाथालय वाले उस व्यक्ति को उस लड़की से मिलने ही नहीं देते। अब इस पूरी प्रक्रिया को वह लड़की देख तो रही है, लेकिन 14 अगस्त 2019 को वह लड़की एक ऐसा गंभीर कदम उठाती है, बस उसी यतीम खाने में अपने साथ उस प्रक्रिया को अंजाम देती है, जिसको करने के बाद उस लड़की की सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। दोस्तों जिस प्रकार से उस लड़की ने अपने हाथ को काटा, अब तो वहाँ चारों तरफ खून ही खून फैल गया और वह चुपचाप बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। किसी को कुछ भी बात मालूम नहीं थी यदि वह लड़की वहाँ से नहीं फिसलती। वह लड़की जैसे फिसली, उसने शोर मचाया, सबको बताया, उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया, और हॉस्पिटल के दौरान जब उस लड़की ने पुलिस के जो एसएचओ साहब हैं उनको बताई सारी कहानी, तो वो एसएचओ साहब भी यानी कि वादा तो करते हैं कि हाँ वो उस लड़की का साथ निभाएंगे, लेकिन वो भी बस उन महबूब खान और शहनाज बेगम से मिलकर पैसे वगैरह लेकर शायद पता नहीं किस बात से चुपचाप रह जाते हैं। उस लड़की को भी चुप करके जाते हैं कि तुम किसी से कुछ भी मत कहना। लेकिन दोस्तों ये जो बात है ना, ये बात इस प्रकार से ओपन हुई कि वह लड़की जब उसकी तबीयत ठीक हो गई, जब वापस अनाथालय पहुंची, तो वहां पर एक दोस्त के मोबाइल फ़ोन से उसने अपनी आप बीती जो बात है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे बताई कि जैसे जैसे उसके साथ सही में सच जो भी हुआ था। अब जैसे ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई, यानी कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई कि कैसे 2 सगे भाई अपनी बहन के साथ ही इतने घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं। अब तो ये जो घटना है ये बहुत तेज रूप में वायरल होने लगी, और इसी प्रकार से अब वह जो लड़की है, वह लड़की अनाथालय में तो रह रही है, लेकिन उसकी जो घटना है वह पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचती है, और यहाँ पर अब तो उस बालाराम यानी कि जो एसएचओ साहब उन पर गाज गिरती है, और जब पूरी प्रक्रिया को निभाया जाता है तो दोस्तों यहाँ उन दोनों भाइयों, उनके माता पिता यानी कि चारों लोगों पर गंभीर गंभीर धाराएं लगाकर उनको आरोपी बनाया गया। और दोस्तों उन दोनों लड़कों को बहुत जल्दी ही गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर जो धाराएं लगी थी वो लगी थी 376/N 1 और 2, यानी कि जिसके तहत किसी भी लड़की के साथ एक दुष्कर्म जैसी प्रक्रिया को अंजाम देना और उसको बार बार देना। और इसमें उन लड़कों के माता पिता को दोषी इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने इस पूरी घटना को चुपचाप सहा, किसी से कोई बात नहीं कही, जो कि निहायत ही गलत था। भाई कम से कम वो लोग पुलिस के सामने तो जाते, पुलिस से सारी बात तो बताते, उनसे वो बच्चे नहीं सुधरते हैं तो पुलिस उनको सुधारने की प्रक्रिया में आगे बढ़ती, लेकिन उन्होंने उस लड़की को हमेशा मतलब कि अनाथ ही समझा। वो लोग उसके सच्चे माता पिता नहीं बन पाए। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर उन जो माता पिता हैं उनको भी दोषी इसलिए ठहराया गया कि उस अनाथालय से किसी भी बच्चे को गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है वह सारा कारा विधि के द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी परिवार की ढंग से जांच की जाती है और यहाँ पर पता किया जाता है कि क्या वह जो बच्ची या बच्चा उस घर में सुरक्षित रहेगा या नहीं। दोस्तों यहाँ पर पूरे परिवार को जब पूर्ण रूप से दोषी पाया गया, उन पर आरोप सिद्ध होते और फिर उनको पुलिस थाने भेजा गया, फिर उनको जेल भेजा गया।
दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमको सबक और सीख जरूर लेनी चाहिए और इस तरह की किसी भी प्रक्रिया को अंजाम देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये निहायत ही गलत प्रक्रिया है। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक भाई अपनी ही बहन के साथ इतने बुरे कृत्य को कैसे अंजाम देता है। ये निहायत ही गलत है और शायद यदि कोई सोच भी रहा हो ना भाई, तो वो इस बात को सोच ले कि पक्का जेल जाएगा या फिर उसके साथ कोई और प्रक्रिया होगी। और ये तो इस संसार के दंड हैं, और जो वाकई में वास्तविक दंड मिलने वाले हैं ना वो तो भयंकर ही हैं। उनके बारे में तो शायद तुमने सोचा ही नहीं होगा, इतने भयंकर बस चिथड़े उड़ जाते हैं बॉडी के। बाकी तुम्हारी मर्जी भाई। मैं सभी से ये बात कहना चाहता हूँ, ये कहानी आपको कैसी लगी जिसको हमने सुनाने का प्रयास किया, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य दें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद।